हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल BRO रेडी ऑफिसर में। तो गाइस, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से लेकर 1928 तक। अब हम बात करने वाले हैं 1929 से लेकर 1947 तक, और उससे भी आगे हम कुछ तथ्यों को जानेंगे। तो चलिए गाइस, जिन्होंने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट चलते हैं हम आगे अपनी वीडियो की ओर और बताते हैं आपको। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और 1929। तो सबसे पहले जानेंगे 1929 में हुआ क्या था। ये देखिए गाइस, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। देखिए 1929 में हुआ क्या था। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, आप सब जानते हैं। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी JL नेहरू जी ने। JL नेहरू जी ने, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की बात की गई थी हमें, ठीक है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है 1930। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें डांडी मार्च हुआ था। इसे हम नमक कर तोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है, जो गांधी जी द्वारा 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चलाया गया। फिर 6 अप्रैल से सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। इसी समय पर पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर को इसी समय पर हुआ था गाइस। तो चलिए हम आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं इन सब के बारे में। आगे आ जाता है यहाँ पे 1931, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। 1931, तो 1931 में एग्जैक्टली हुआ क्या था? गांधी इरविन समझौता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गांधी इरविन समझौता। ये क्यों हुआ था अभी हम आपको बताने वाला हूँ। गांधी इरविन समझौता इसलिए हुआ था क्योंकि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक कर तोड़ो आंदोलन हमारे देश में बहुत तेज़ी से फैलने लग गया, डांडी मार्च, तो क्या हुआ था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी से इस सब को रोकने के लिए कहा। तो गांधी जी ने उनके सामने कुछ 12 शर्तें रख दी थी। उन 12 शर्तों को हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। वो 12 शर्त क्या थी? उन 12 शर्तों में से कुछ निम्न शर्तों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। उसमें से कुछ निम्न शर्त इस प्रकार थी कि गांधी जी जो क्या कहते हैं, गांधी जी ने जो रखी थी, इसमें यह था कि रॉलेट एक्ट जो था, आप सब जानते होंगे रॉलेट एक्ट क्या था, जिसे हम काला कानून कहते हैं। रॉलेट एक्ट या ना वकील ना अपील ना दलील का कानून, रॉलेट एक्ट हो गया आपका, ठीक है। दूसरा, आपके जितने भी सत्याग्रही थे उन सबको छोड़ दिया जाएगा। जो अरेस्ट हुए थे सत्याग्रह में उनको छोड़ दिया जाएगा। तीसरे नंबर पर नमक से कर हटा दिया जाएगा। तो यही सब था, और इसी के द्वारा 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता हुआ। और इसी में बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें हमारे शहीद आज़म के बारे में बताता है, यहाँ आता है 23 मार्च। भगत सिंह, हमारे शहीद आज़म, भगत सिंह को शहीद आज़म भी कहा जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। शहीद आज़म याद रखिएगा आप लोग, ये पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन कि शहीद आज़म की उपाधि किसके पास है? ये भगत सिंह जी के पास है हमारे। 23 मार्च को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को लाहौर की जेल में इनको फांसी दे दी गई थी। इसके बाद होता है कराची अधिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है कराची अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे यहाँ पे 1932 पूना पैक्ट। अब पूना पैक्ट क्या था गाइज, आप लोगों को पता होना चाहिए पूना पैक्ट एग्जैक्टली था क्या। पूना पैक्ट गांधी जी और किन के बीच में हुआ? ये पूना पैक्ट हुआ था डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में, जो अनुसूचित जनजाति थे उनसे कुछ रिलेटेड जो भी कार्य थे वो समाप्त करने के लिए गांधी जी के बीच में हुआ था, जो उन्होंने उनको डॉक्टर अंबेडकर जी को वादा किया था। और इसी समय पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। गांधी इरविन समझौते में ये भी लिखा गया था, याद रखना आप, ठीक है। गांधी जी ने भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। सिर्फ एकमात्र सम्मेलन ऐसा था गोलमेज जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। चलिए, और डॉक्टर अंबेडकर जी की बात कर लें अगर, तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन, वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, आपको याद रखना है, डॉक्टर अम्बेडकर, बहुत हिसाब से याद रखिएगा इसको। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है 1939, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में है। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है 1939 में। इसके बाद आता है अगस्त प्रस्ताव। कौन थे इस समय पर लॉर्ड? ये भी आपसे पूछ लेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है पहले से ही। लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा आता है अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, 1940 में। 1940 आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसकी इसी समय पर, क्योंकि दिल्ली चलो आंदोलन गांधी जी द्वारा, दिल्ली चलो आंदोलन गांधी जी द्वारा आया था, दिल्ली चलो आंदोलन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 1942 में कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं फटाफट। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन, 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें नारा था करो या मरो, डू और डाई, आप लोगों ने सुना भी होगा। इसी समय पर कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आज़ाद हिंद फौज को स्थापित करने की बात आई, परंतु वे पूर्णतः इसको स्थापित करने में सफल नहीं हो पाए। तो उसके बाद जो सफल स्थापना थी वो रास बिहारी बोस जी ने करी थी, आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रास बिहारी बोस ने करी थी सफल स्थापना, याद रखिएगा। कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की असफल स्थापना की थी, और सफल स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। तो चलिए आगे चलते हैं इसके बारे में आगे। 1946, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1946 में क्या हुआ था, जो कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन की 12 मार्च करीब को इसका गठन हुआ और 24 मार्च को ये हमारे भारत आया था, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसमें ये जब भारत आया तो इसमें क्रिप्स मिशन था। ये क्रिप्स जो मिशन था, इसमें 3 जो थे क्या कहते हैं, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर, ठीक है, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर, और एक और थे। वो इन तीनों का जो साथ मिलकर ही कैबिनेट बनाने के लिए इनके बात आई थी, तो ये सब ने आकर के हमारे यहाँ पे प्रस्ताव रखा था, जो क्रिप्स प्रस्ताव था। 9 दिसंबर को पहली संविधान सभा बन करके संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को होती है, ठीक है। और 13 दिसंबर को प्रस्तावना नेहरू जी द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा प्रस्तावित की जाती है, प्रस्तावित की जाती है, याद रखिएगा। इसके बाद आता है 1947 में एक क्वेश्चन जो है बहुत बार बार पूछा जाने वाला है, हमेशा इसके बारे में पूछा जाता है कि 3 जून की जो योजना है वो कौन सी योजना थी और किसके समय में आई थी और क्या था इस योजना में। 3 जून की जो योजना थी वे 1947 में आई सबसे पहले, तो आप ये याद रख लीजिए। इसके बाद थोड़ा विस्तार पूर्वक जानेंगे इसके बारे में। इसके बाद क्या होता है, इसको माउंटबेटन योजना कहा जाता है। तो माउंटबेटन योजना, तो इसी तरह से आपको नाम भी पता चल गया होगा कि लॉर्ड का नाम भी माउंटबेटन था, ठीक है, माउंटबेटन जी के समय पे आई थी यहाँ पे हमारे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसमें कहा गया कि 3 जून को 18 जुलाई को एक रिपोर्ट जारी होगी 1947 को, जिस रिपोर्ट के तहत 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। ये इस रिपोर्ट में लिखा जाने वाला था। तो चलिए चलते हैं गाइस आगे। अब आता है अगस्त 1947 में, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि भारत आज़ाद हो गया था, ठीक है गाइस, यहाँ देखिए भारत आज़ाद हो गया था। इसके बाद आता है 1949, 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान था वो बन के तैयार हुआ था, हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था। और इसी दिन कुछ संविधान के अनुच्छेदों को अनुच्छेद 368 के द्वारा लागू किया गया था, याद रखिएगा। इसके बाद आता है 1950, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। इसमें हमारा जो संविधान था वो पूर्णतः लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं गाइस, चलिए कुछ तथ्यों के बारे में, जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है हम उसके बारे में बात कर लेंगे और जानेंगे कि कुछ जो क्वेश्चंस हैं, या क्वेश्चंस नहीं, इसे टॉपिक की तरह ही समझिए। अभी क्वेश्चंस तो मैं लाऊंगा आपके लिए, ये कुछ को आप सिर्फ टॉपिक के बारे में समझिए, जो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और गाइस प्लीज़ नीचे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दे रखा है, आप प्लीज़ जाके इस पर मेरा सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हैं मुझे, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन जो निकल के आता है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। देखिए अखिल भारतीय संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, अगर आपसे पूछा जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि ये गांधी जी से रिलेटेड है, ये गांधी जी द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी गाइस, ठीक है। इसके बाद जो आता है अखिल भारतीय संघ की स्थापना, इसके बाद आता है भारतीय बिस्मार्क, या फिर भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। पहली बात तो आप बिस्मार्क को जानिए, बिस्मार्क कौन थे। बिस्मार्क एक जर्मनी के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने जर्मनी की जितनी भी अलग अलग रियायती थी,
रियासतें थी सॉरी, उन सबको मिला करके एक राज्य बनाया था। तो यही काम हमारे देश में हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। आप सब जानते हैं हैदराबाद का विलय इन्होंने करवाया था, हैदराबाद विलय आप बहुत ही भली बात ही जानते होंगे, ठीक है। हैदराबादी विलय इन्होंने कराया था। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है गाइस, रुक जाइए, मैंने यहाँ गलत लिख दिया, अब इसको सही कर लीजिएगा। मैं एक सेकंड से सही है गलत है ये सॉरी, यहाँ पर ये जवाहरलाल नेहरू जी, वो क्या कहते हैं आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का राजा कौन था। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? जॉर्ज फिफ्थ। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का राजा जॉर्ज फिफ्थ था। इसके बाद आता है, मैंने आपको ये पहले ही बताया और अब भी बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो निकल के आता है इसमें से, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला एकमात्र व्यक्ति आप सब जानते होंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया, एकमात्र व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ज़्यादातर ये उपाधि से रिलेटेड है। देशबंधु की उपाधि किसने धारण की थी? मैंने आपको ये भी बताया था इससे पहले वाली वीडियो में। देशबंधु की उपाधि किसने धारण की थी? वो चित्तरंजन दास जी थे, चित्तरंजन दास, उन्होंने देशबंधु की उपाधि धारण की थी। तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंटली याद रखना है। इसके बाद आता है तूफानी हिंदू, ये भी एक उपाधि है। तूफानी हिंदू के नाम से किस भारतीय को जाना जाता था? तूफानी हिंदू के नाम से आप सब जानते हैं, हमारे स्वामी विवेकानंद जी को जाना जाता था तूफानी हिंदू के नाम से, स्वामी विवेकानंद जी को, क्योंकि इन्होंने जाकर के बाहर देश में कहीं जहाँ पर इन्होंने भाषण दिए थे और जो भी इन्होंने अपना विचार विमर्श किया था या व्यक्त किया था, तो उनके द्वारा, इनके विचारों को देखने के द्वारा या इनके एटीट्यूड को देखने के द्वारा इनको ऐसा तूफानी हिंदू कहा जाता था। तो गाइज़, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आने वाला है आता है केसरे हिंद के बारे में जान लीजिए। ये गांधी जी से रिलेटेड है। केसरे हिंद गांधी जी को गवर्नमेंट सरकार द्वारा ये उपाधि दी गई थी, ये भी एक उपाधि से रिलेटेड है। ये जो उपाधि से रिलेटेड मैंने 3 क्वेश्चन करवाए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पूछ ही ले जाते हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो मैंने आपके लिए तैयार की है, आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद इसके क्वेश्चंस भी, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके लिए आने वाले हैं जल्द गाइस। तो जो भी वीडियो आने वाली है अगली, प्लीज़ उससे पहले मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो गाइस, वीडियो यहीं हमारी आज समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो गाइस, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर योर फ्रेंड्स। और आप गाइस, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है या फिर वीडियो का अलग टॉपिक आप मुझे शेयर करना चाहते हैं, तो मेरे इस इंस्टाग्राम हैंडल पे आके मुझे मैसेज कर सकते हैं। और ये मेरे चैनल का लोगो है और ये सब्सक्राइब बटन, प्लीज़ जाकर के नीचे सब्सक्राइब बटन जो भी हो, प्लीज़ जाकर वीडियो को सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए। ऐसे ही और अच्छी वीडियोज़ के लिए मैं आपके लिए लाता रहूँगा गाइस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द से जल्द। चलिए।